तो पिछली बार अपन देख रहे थे मकबूल हुसैन वर्सेज मुंबई स्टेट का जो मामला था, उसे आगे नेक्स्ट जो मामला है वो है रणजय सिंह वर्सेज बैजनाथ सिंह। और ये मामला है AIR 1950 और सुप्रीम कोर्ट, और पेज हैं 749। तो सुप्रीम कोर्ट का मामला जो कि 1954 का है और पेज है 749। तो इसमें जो मामला था, अब आपने पिछला केस देखा, इसमें भी देख रहे हैं हम कि इंटरप्रिटेशन में जो भी कोई बात आती है तो कोई उसमें एक्ट या अधिनियम होगा, और उस एक्ट और अधिनियम में पूरे अधिनियम का इंटरप्रिटेशन की बात न आके किसी धारा के संबंध में या धारा के किसी भाग के संबंध में या किसी शब्द के संबंध में इंटरप्रिटेशन या निर्वचन की बात आती है। मतलब ये है कि कोई इंटरप्रिटेशन है तो संबंधित अधिनियम में जो प्रावधान है उन प्रावधानों में से किसी प्रावधान के बारे में या किसी धारा के बारे में या किसी शब्द के बारे में न्यायपालिका जो अस्पष्टता है या संदिग्धता है उसको समाप्त करते हुए निर्वचन करती है। तो ये जो रणजय सिंह वर्सेस बैजनाथ का जो मामला था, ये पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 के सेक्शन 123 के सब क्लोज 7 का मामला था। मतलब ये क्या था, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 123 की उपधारा 7 के संदर्भ में ये मामला था। इसमें ये था कि अपीलार्थी का निर्वाचन हुआ, वो मतलब कुछ चुनाव उन्होंने लड़ा, इस आधार पर रद्द कर दिया गया कि अपीलार्थी ने विधि के अंतर्गत जो अनुमत व्यक्तियों से अधिक व्यक्तियों को अपने निर्वाचन में सुनियोजित किया। मतलब जब इलेक्शन हो रहे थे तो उन्होंने जो एक निर्धारण किया गया हुआ था, पहले निर्वाचित जो होना चाहिए था वो उसे अधिक लोगों को उन्होंने सुनियोजित कर दिया, और इस आधार पे और उनका जो वेतन जो था, उनकी जो सैलरी थी, जो खर्चा था, वो भी उनको पेमेंट करने की वजह से जो लिमिट बंधी हुई थी, जो इलेक्शन कमिश्नर द्वारा या कमीशन द्वारा जो तय किया गया था, उससे अधिक सीमा से मतलब उन्हें खर्चा ज़्यादा कर दिया, ऐसा मानते हुए उनका रद्द कर दिया गया। और ये मामला पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट में। अपीलार्थी का तर्क था कि उसके निर्वाचन अभियान में, जब वो इलेक्शन चल रहा था के अभियान में जिन व्यक्तियों ने भाग लिया था वे उसके पिता के अधीन नियोजित थे। उन्होंने कहा कि भैया मेरे नहीं थे बल्कि उनके पिता के अधीन नियोजित थे, और उनके वेतन का भुगतान भी उसने नहीं किया है बल्कि पिता ने ही किया है। इसलिए मतलब जो हम कह रहे हैं कि एक्सपेंडिचर जो लिमिट से बाहर खर्च किया है, उसके संबंध में उनका था कि जो भी काम करने वाले थे या जो निर्वाचन में लगे हुए थे या जो मेरे पक्ष में जो काम कर रहे थे चुनाव की से पहले, तो जो मेरे पिता के अधीन काम करने वाले लोग थे और मैंने उनको किसी प्रकार का भुगतान भी नहीं किया। और भुगतान नहीं करने की वजह से ये है कि जो लिमिट बना रखी है या जो अनुमत कर रखा है उसकी सीमा से अधिक उन्होंने खर्च नहीं किया। अब मामला क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में था, सुप्रीम कोर्ट ने शाब्दिक निर्वाचन का पालन करते हुए कहा कि 1951 के अधीन जो एक्ट है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 123 के साथ में उपबंध 7 में उपधारा 7 में की परिभाषा पूर्णतः स्पष्ट है। एवं जहाँ तक उपयुक्त व्यक्तियों के निर्वाचन अभियान में भाग लेने का प्रश्न था,
तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन्हें ये माना जाना चाहिए समस्या के समाधान के लिए कि वो स्वयं सेवक थे। जब स्वयं सेवक थे, इसका मतलब समस्या का समाधान न्यायपालिका द्वारा कर दिया गया, और ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने अभी निर्धारित किया। अब और अगला मामला हम देखते हैं, जिसमें रामावतार वर्सेस असिस्टेंट सेल टैक्स ऑफिसर। ये AIR 1961 सुप्रीम कोर्ट और पेज है 1325। रामावतार बनाम सहायक विक्रय कर अधिकारी, AIR 1961 और उच्चतम न्यायालय, और पेज है 1325, मतलब 1325। ये मामला था वो मध्य प्रांत और बेरार विक्रय कर अधिनियम 1947 के संबंध में था, और जिसे 1948 में अधिनियम 16 के द्वारा संशोधित किया गया के बारे में था कि पान के पत्ते हैं, क्या वो ग्रीन वेजिटेबल हैं या नहीं, इसका निर्धारण करना था कि यदि पान के पत्ते ग्रीन वेजिटेबल हैं तो उनके ऊपर सेल टैक्स लागू नहीं होगा, अदरवाइज उनके जो यदि पान के पत्ते ग्रीन वेजिटेबल नहीं है तो इसके ऊपर सेल टैक्स लागू किया जाना। तो ये मामला पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट तक। अब बात ये आई कि पान के पत्ते, क्योंकि जो किसान अपने वहाँ खेत से पान के पत्ते गठरियों में बांध के लाता, और लाने के बाद में मंडी में, जैसे कि पालक या हरी सब्जियों को या ग्रीन वेजिटेबल की बात करें, उनको जैसे वो सामान्यतः गठरियों में बांध के लाते हैं और लाने के बाद में मंडी में बोली लगाते हुए या अपना उनको बेच देते हैं। तो इस व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों का कहना था कि सब ये नहीं है, क्योंकि पान भी किसान के द्वारा, पान के पत्ते हैं वो अपने वहाँ खेत से तोड़ के ला रहा है और गठरियों में बांध के ला रहा है, तो इसको तो जैसे ग्रीन वेजिटेबल होती है वैसे मानना चाहिए, आप सेल टैक्स क्यों लगा रहे हैं इसके ऊपर। तो ये जैसे पहले बताया कि सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला गया। अब सुप्रीम कोर्ट में ये निर्धारण करना था कि पान के पत्ते हैं जो कि कुछ 100 के लोग पान खाते हैं, वो पान का पत्ता क्या ग्रीन वेजिटेबल या पालक है या और कोई जो हरी सब्जियां, उसको मानना जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने बात रखी और ये कहा गया कि भाई क्या पान के पत्ते क्या रोटी या जो चपाती है उसके साथ में लगा के ग्रीन वेजिटेबल की तरह खा सकते हैं क्या। दूसरी बात ये भी आई कि क्या पान है वो लोग बाग जो अपने घरों के आगे पीछे जो खाली ज़मीन होती है उसमें कुछ सब्जियां जैसे कोई धनिया पालक वगैरह ऐसा कुछ बो देते हैं, तो क्या पान के पौधे भी ऐसे बोए जाते हैं या पेड़ बोए जाते हैं क्या। तीसरी बात है कि क्या डाइनिंग टेबल पे पान के पत्तों का चपाती या के साथ में कोई सेवन किया जा सकता है क्या। तो इन सभी बातों के सामने रखने के बाद में न्यायालय के द्वारा ये अपीलार्थी की तरफ से तर्क दिया गया कि वेजिटेबल के शब्दकोश अर्थ में आधारित था कि वेजिटेबल वह होता है जो पौधा उसके भागों के संबंधित है। तो जब न्यायपालिका द्वारा यह अभिनिर्धारित किया कि पान का पत्ता है वेजिटेबल नहीं है, क्योंकि पान हर एक व्यक्ति के या हर मतलब खाना खाते टाइम वो किसी प्रकार से पान का कोई सेवन नहीं करता है। ये तो शौक या लोगों की है कि कुछ लोग जो कि पान पसंद करते हैं उनके लिए चीज़ है। तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह भी निर्धारित किया कि पान का पत्ता वेजिटेबल नहीं है, और उसके ऊपर जो टैक्स लगाया गया है, सेल टैक्स लगाया किया गया है, वो वाजिब है। इसमें स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किसी प्रकार की कोई भी मतलब
क्योंकि जब ग्रीन वेजिटेबल ही नहीं है, तो ग्रीन वेजिटेबल नहीं है तो इसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट यदि कोई टैक्स लगाया है तो वो लगा सकती है।